नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड, अमित शाह की रणनीति, दूसरे राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ और इस बीच एक नेता फाइल लेकर पहुंच गया राहुल गांधी के पास। अब उस फाइल में क्या था और इस फाइल के बाद किस तरह से मोदी और शाह के मंसूबे अब धरे के धरे रह जाएंगे और क्यों बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी होने वाली है और एक रिकॉर्ड की बात कही जा रही है, लेकिन उसी रिकॉर्ड के साथ ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक अलग तरह का गुना गणित लगाया है, एक अलग तरह का जोड़ गुना घटा भाग ये सब कुछ करके नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन इन सब के बीच एक नेता का राहुल गांधी के घर फाइलों के साथ पहुंचना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कई अन्य तरह की खबरें भी हवा में तैर रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल के कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में तालियां बजाकर कैबिनेट के मंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 6.4% कर दिया गया है और वही महंगाई बढ़कर 5.3% पहुंचने की आशंका, यानी विकास कम होगा, पैसे कम आएंगे, आमदनी कम होगी, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, खर्च ज्यादा होगा। अब इस देश के आम लोगों की क्या हालत है वो समझ लीजिए। और इस बीच खबर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी एनर्जी, वो सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बन गई है। उन्होंने 3050 करोड़ रुपए में इंटेली स्मार्ट कंपनी खरीद ली है, जब अब कंपनी के पास 4.7 करोड़ स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो होगा। अडानी साहब तरक्की करते जा रहे हैं, देश के आम लोग परेशान हो रहे हैं, मोदी साहब जश्न मनाने में लगे हुए हैं, दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, मिशन 272 का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक बार फिर से महिला आरक्षण वाला परिसीमन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया जा सके। लेकिन इस बीच ऐसा लग रहा है कि अब खेला पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आ गया तो इसको कमेंट करके आप हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ी अपील ये करना चाहूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर जरूर ज्वाइन कीजिए। पहले बात जरा नरेंद्र मोदी के उस रिकॉर्ड की कर लेते हैं जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है, जिसके बारे में हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। और हमें यह बताया जा रहा है कि भैया 1947 में जो जवाहरलाल नेहरू बने थे तो 47 से 52 तक के उनके कार्यकाल को इसमें नहीं गिनेंगे। देश का पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ था, 1951-1952 में। उस आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जब जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी तब से लेकर, यानी 52 से लेकर 64 तक के उनके कार्यकाल को जोड़ा गया और उसको जोड़ के हमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी आज जवाहरलाल नेहरू से भी लंबे समय तक देश के निर्वाचित लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, यह हमें बताया जा रहा है। और इसी के साथ अब इस चीज को आपके ऊपर छोड़ते हैं। इस देश में कोई भारत का एक प्राचीन इतिहास रहा है। 49-50 सालों तक अकबर ने राज किया, 49-50 सालों तक आपने औरंगजेब ने राज किया और उसके बाद जो औरंगजेब के बाद है उसमें से भी कुछ लोगों ने 20, 25, 30, 35 साल राज किया और लगभग 5 साल से भी कम समय तक शेरशाह सूरी ने राज किया, जिन्होंने जीटी रोड बनाया था। और उसी तरह से आजाद भारत, जवाहरलाल नेहरू 47 से 64, कांग्रेस निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर गिर रही है 52 से 64, इंदिरा गांधी पहले 66 से 77 रही, फिर 80 से 84 रही। और इन तमाम प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड के बीच में सिर्फ 5 बार तक प्रधानमंत्री रहने वाले 1984 से 1989 तक राजीव गांधी इस देश को क्या देकर गए हैं। और सिर्फ 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले 1998 से 2004 तक
अटल बिहारी वाजपेयी इस देश को क्या देकर गए हैं और नरेंद्र मोदी क्या दे रहे हैं आज की तारीख तक, आप अगर तुलना करेंगे तो आपके सामने सारा सच निकलकर साबित हो जाएगा। लेकिन इस बीच दूसरे राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक ही तरह की शिकायत झारखंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने खारिज नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया। क्या बवाल हुआ दिल्ली की सड़कों पर, भोपाल की सड़कों पर लगातार हंगामा जारी है। और इस बीच जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लोग, जिस तरह से अब सुष्मिता देव ने भी टीएमसी छोड़ दिया है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो, वो सब चीज आ गई है। यानी वो दूसरी सांसद है जिन्होंने ऑफिशियली तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हमें यह भी बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसद लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग होने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अभी तक मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, अगर 20 सांसदों ने हस्ताक्षर किए होते तो वो पत्र हमारे और आपके सामने होता। वो पत्र नहीं है। अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन से 20 सांसद है जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और अगर ये 20 का आंकड़ा या 19 का भी आंकड़ा नहीं छू पा रही है तो फिर जो लोग छोड़कर जाएंगे उनकी लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। यह कारण नहीं है कि ममता बनर्जी लगातार अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। विधायक मोटे तौर पर साथ छोड़कर चले गए हैं, लेकिन सांसदों का जाना ममता बनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इस बीच लगातार ममता बनर्जी और उनके भतीजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली में हैं। और पिछले 3 दिनों के दौरान जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है उससे मोदी शाह की परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। वो लगातार एक के बाद एक तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के पास एक बड़ा दांव मिल गया है। उनको एक बड़ा हथियार मिल गया है जिससे वो मोदी शाह के पार्टी तोड़ो अभियान पर एक तरह से ब्रेक लगा सकते हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने सीधे तौर पर ऑफर कर दिया कि वो अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का विलय कर दे। परसों इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रस्ताव दे दिया गया है। सोनिया गांधी के साथ गले मिलने की तस्वीरें आई और उसके बाद कल ममता बनर्जी 10 जनपद पहुंची। 10 जनपद जाकर 1 घंटे से भी ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस राहुल गांधी के प्रस्ताव पर यानी कांग्रेस पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के विलय के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। एक एक चीज पर चर्चा हुई। आपको याद दिला दूं, बताता चलूं कि तृणमूल कांग्रेस का जो गठन ममता बनर्जी ने किया था वो कांग्रेस पार्टी से निकलकर ही किया था। यानी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थी। आज जो भाजपा की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वो भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और कांग्रेस के उन नेताओं की लिस्ट में वो शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर ममता बनर्जी का साथ देना उस समय उचित समझा था। आज वो तमाम लोग एक एक करके छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने काफी पहले छोड़ा, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री। खैर वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब बार बार लगातार अब ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से डराने की भी कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी यहाँ बैठक में मौजूद थी, पश्चिम बंगाल में कार्रवाई शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने जाने वाली होती है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में उनके घर पर सीआईडी पहुंच जाती है फर्जी हस्ताक्षर के मामले में जांच करने के लिए। यहां अभिषेक बनर्जी जो है उनका कार्यक्रम बनता है राहुल गांधी से मिलने का और सुष्मिता देव का इस्तीफा भी आ जाता है और उनकी तस्वीरें और वीडियो भी आ जाते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर बताएं तो अब तृणमूल कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिषेक बनर्जी जो है वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। परसों इंडिया गठबंधन की बैठक 8 तारीख को, 9 तारीख को ममता बनर्जी का 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मिलना और 10 तारीख यानी आज तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पहुंचते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनके पास फाइल होती है और उसी फाइल से कई तरह के कयास अब लगने लगे हैं और वही फाइल जो है वो बीजेपी के इरादों पर पानी फेरने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस तरह से माना जा रहा है, इस तरह से बताया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि यह मुलाकात कैसे हुई, लगातार कैसे मुलाकात हो रही है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 10 जनपद जाकर आज राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बारे में आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो फाइल वो लेकर गए हैं यह बताया जा रहा है कि जो विलय होना है यानी तृणमूल कांग्रेस का जो कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय होना है उसको तौर तरीकों को लेकर उस फाइल में काफी कुछ डिस्कस किया गया था। उसमें ये चीजें हैं कि अगर टीएमसी का विलय होगा तो उसमें ममता बनर्जी की भूमिका कांग्रेस पार्टी में क्या होगी, अभिषेक बनर्जी की भूमिका कांग्रेस पार्टी में क्या होगी, टीएमसी के जो अन्य बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी भूमिका कांग्रेस पार्टी में क्या होगी और विलय के बाद
उन सांसदों को क्या पार्टी छोड़कर जाने से रोका जा सकता है? इस पर विस्तार से कल मैंने और शिव कुमार जी ने चर्चा की थी, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ ये बता देता हूं, 28 सांसद है तृणमूल कांग्रेस के पास, 2/3 चाहिए टूटने के लिए, तो 19 सांसद चाहिए। अगर 19 के भी हस्ताक्षर होते तो वो लिस्ट हमारे पास आ चुकी होती। यानी ऐसा लग रहा है कि 12, 13, 14 जो कीर्ति आजाद ने कहा उसी के आसपास ही है, और ऐसे में अगर ये अलग होंगे तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को 19-20 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही होगी और कई सांसदों को मनाया जा रहा होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जो ऑफर दे दिया है, कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में 98 सांसद हैं, और अगर तृणमूल कांग्रेस 28 सांसदों के साथ अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर देती है तो उसके बाद 98 + 28 यानी कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या 126 हो जाएगी। और फिर ये 14 हो, ये 15 हो, या 19 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, 22 भी हो जाए, ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उस सूरत में कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या जो कि 126 हो जाएगी, उनका 2/3 तोड़ने के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, जिनकी संख्या 84 होगी। तो क्या 84 सांसद जुटा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? इस बात की संभावना 0% है, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। फिर दूसरा विकल्प इनके पास बचता है कि तमाम सांसद जो है वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, मतलब उपचुनाव हो जाए पश्चिम बंगाल में। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री, सरकार, ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन क्या वाकई ये सांसद रिस्क लेने को तैयार होंगे? और ये तमाम सांसद अगर 14-15 सांसद इस्तीफा देकर दोबारा उपचुनाव में जाना चाहेंगे तो कांग्रेस प्लस तृणमूल कांग्रेस, और हो सकता है कि लेफ्ट भी इनके साथ आ जाए, अगर ये तीनों मिल जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इनमें से कोई सांसद दोबारा जो है वो उपचुनाव जीतकर लोकसभा का सांसद बन पाएगा? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा डर भी है। इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक तरह से बड़ा दांव चल दिया है, और ममता बनर्जी जो मोटे तौर पर ये लग रहा है कि अब राहुल गांधी के इस प्रस्ताव से सहमत है। अगर विलय हो जाता है तो फिर मोदी शाह के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, और कैसे फिरेगा ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक ये एग्जाम्पल सेट कर देगा। और जिन पार्टी के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की तैयारी कर रही है उनके लिए ये काम करेगा। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे के बता दूं 9 सांसद हैं, ये कहा जा रहा है कि 7 सांसद जो है वो टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, सही समय का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अगर ये भी कांग्रेस में शामिल हो जाए तो फिर नहीं टूट पाएंगे। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं। शरद पवार की पार्टी के पास भी जो मुझे ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनको भी यही कहा जाएगा कि देखिए आपके भतीजे साथ छोड़कर जा चुके हैं, पार्टी का नाम चला गया, पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया, आपको सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप अपनी पार्टी का यानी एनसीपी शरद पवार की पार्टी का विलय जो है कांग्रेस पार्टी में कर दे? तो फिर ये शरद पवार के जो 8 सांसद होंगे, सुप्रिया सुले समेत, ये भी कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या में शामिल हो जाएंगे। तो फिर उनका 2/3 कहां से जुटा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? वाईएसआर कांग्रेस 4, जगनमोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस से अलग होकर ही कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। इनके सामने भी अब स्थिति यही होगी कि अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी इनको ऑफर कर रही है विलय का, और साथ ही ये भी भरोसा दिला रही है कि अब आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वही होंगे, तो फिर क्या ये भी विलय करने के बारे में सोचेंगे? इसके साथ ही आप ये समझ लीजिए कि यहां तक के जो केसीआर है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिनका नाम उन्होंने बाद में भारत राष्ट्र समिति कर दिया था, उन्होंने भी कांग्रेस से अलग होकर ही अपनी पार्टी का गठन किया था। अगर उनको भी ऑफर किया जाए और ये कहा जाए कि तेलंगाना में जब भी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार वही होंगे, उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो ममता बनर्जी का विलय, ममता बनर्जी की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय, अभिषेक बनर्जी का फाइल के साथ जाना, ये अपने आप में बता रहा है कि ममता बनर्जी जो शुरुआत कर देगी उसके बाद तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं में इस तरह की सोच जो है वो पैदा होती जाएगी, और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन जो है वो देश की जनता में जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे ही कोलकाता की धरती पर उतरेंगी, ममता को फिलहाल हो सकता है छोड़ दिया जाए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और उससे पहले ही अगर ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दें और वो लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव या उपचुनाव लड़कर वो दिल्ली की राजनीति में आ जाए तो शायद मोदी शाह के लिए वो बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आएंगे। क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अपने दर्शकों से मैं कहूंगा 2-3 चीजों पर जरूर कमेंट करें। ये जो मोदी साहब रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं
उस पर आपको हंसी आ रही है कि आप गंभीर हैं उस पर, मानते हैं कि मोदी साहब ने रिकॉर्ड बना दिया है? दूसरी बात, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस यानी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के लिए तैयार अगर हो जाती है तो उसके बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा कैसे बदलेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहले से आप हमारे दर्शक हैं तो मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूवर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अगर ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़ के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।